हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मध्य प्रदेश की नदियों की, और उनमें हमने बात करी थी मध्य प्रदेश की गंगा मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली चंबल नदी की तथा चंबल नदी जो कि प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी है। उसके बाद एक और नदी की हमने बात करी थी जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मां नर्मदा। नर्मदा और चंबल नदी की करी थी हमने पिछले वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं सोन नदी की, जिसे सोनप्रभा, सोनभद्र या सुवर्ण कहा जाता है तथा वाल्मीकि रामायण के बालकांड में इसे सुभागति कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं तो कालिदास ने अपने कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में इसका वर्णन किया है तथा महाकवि बाणभट्ट जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने अपने जीवन के लगभग 14 वर्ष इस नदी के किनारे गुजारे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी एक पौराणिक नदी है जिसकी हम बात करने वाली हैं, और ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर के मेकाल पहाड़ी के अमरकंटक पठार से, और वहां से यह एक पठारी क्षेत्र से गुजरते हुए आगे जाकर कई जलप्रपात बनाती है छोटे छोटे, तथा यह आगे जाकर मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और सीधी सिंगरौली जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, और वहीं से आगे जाकर यह गंगा में मिल जाती है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं सोन नदी को। आज का हमारा टॉपिक है सोन नदी। सोन नदी भी एक पौराणिक नदी है। इसके प्रमुख नाम की बात कर लेते हैं हम। सुभागति, शोणित, सुवर्ण, सोनभद्र, आदि और भी नाम है इसके, लेकिन ये प्रमुख नाम है। ऐतिहासिकता की बात करते हैं हम। तो कालिदास, महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ या अपनी रचना रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। जो कि इसकी ऐतिहासिकता के लिए पर्याप्त प्रमाण माना जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट। 14 वर्ष इसी नदी के किनारे गुजारे। आगे चलकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है बाण सागर। वो बाणभट्ट के नाम पर ही रखी गई है, उसका नामकरण बाणभट्ट के नाम पर ही किया गया है। तो आगे चलकर हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना बाण सागर को भी देखेंगे। इस पर एक बांध भी बनाया गया है। जिले की बात करते हैं तो अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली से उत्तर की ओर बहती है। अनूपपुर, शहडोल, सीधी सिंगरौली से उत्तर की ओर बहते हुए अब बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है।
मैंने शायद पहले गलत बता दिया था कि आप उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है, तो बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बहुत सारी नदियां एक साथ पढ़ने से शायद कहीं कंफ्यूजन हो गया होगा, तो आप उसको सही कर लेना। ठीक है, सहायक नदियों की बात करते हैं हम। तो मुख्य सहायक नदियां हैं रिहंद, गोपद, बनास, जोहिला, जो कि अधिकतर नदियां हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में देखने को मिलेगी। तो वही सभी नदियां रिहंद, गोपद, बनास और जोहिला इसकी सहायक नदियां रही है, जो कि प्रमुख है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना बाणसागर, जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि बाणभट्ट के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। वर्षा ऋतु में इसमें विनाशकारी बाढ़ आती है। बरसात में इसमें विनाशकारी बाढ़ आती है। और बिहार में इस पे एक रेलवे पुल है, नेहरू सेतु, इसको लिख लेना, यही लिख देता हूँ, नेहरू सेतु बिहार। और इसका अपवास क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 17,900 वर्ग किलोमीटर। यह नदी पहले पटना से नीचे गंगा में मिलती थी। लगभग 1000 वर्ष पहले की बात समझ लो, या उससे मतलब 500 से अधिक वर्षों पहले यह पटना से नीचे गंगा में मिलती थी। लेकिन अब दीनापुर के आसपास लगभग 16 किलोमीटर दूर यह गंगा में मिलती है। विनाशकारी बाढ़ों के कारण और इसकी सहायक नदियों के अत्यधिक जल संग्रहित करके इसमें मिलाने के कारण इसने अपना वहां पर मार्ग परिवर्तित कर दिया है। विनाशकारी बाढ़ों से भी इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण भी दीनापुर के निकट 16 किलोमीटर दूर गंगा में मिलती है। तो 100 नदियों में इतनी बात करेंगे। दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और चंबल, जिनकी बात हम कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं अगली नदी को। तो अगली नदी की हम बात करने वाले हैं ताप्ती नदी की। हम देखते हैं अत्यधिक नर्मदा सोन घाटी का नाम एक साथ लिया जाता है। तो नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों का उद्गम स्थल एक ही जगह है, यही कह सकते हैं हम, तीनों अमरकंटक क्षेत्र से निकलती हैं। लेकिन ब्रंश घाटी के रूप में नर्मदा और ताप्ती न बहकर नर्मदा और सोन नदी बहती है। सॉरी, हाँ, नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ब्रंश घाटी के रूप में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, लेकिन उद्गम स्थल नर्मदा, सोन और जोहिला का एक ही स्थान है, जो कि तीनों अमरकंटक पठार के मैकाल पहाड़ी क्षेत्र के 3 छोरों से निकलती है। तो हम देखते हैं नर्मदा और सोन की घाटी है, जो कि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। परंतु हम बात करते हैं यदि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियों की, सतपुड़ा और हमारी विंध्याचल श्रेणी के बीच में बहने वाली नदियों की, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी के रूप में बहती है और दोनों अपना जल पूर्व से पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में मिलाती। तो हम बात करने वाले हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी को भी महाभारत में सूर्यपुत्री कहा गया है। यह भी एक पौराणिक, एक ऐतिहासिक नदी है। इसका उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से होता है। लगभग 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
तो हम शुरू करते हैं ताप्ती को। यह नदी नर्मदा के समांतर बहती है और मध्य प्रदेश और गुजरात की गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ताप्ती हम देखते हैं महाभारत में वर्णन सूर्यपुत्री कहा गया। ठीक है, उद्गम की बात करते हैं बैतुल, मुल्ताई पहाड़ी। ठीक है, यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए गुजरात में हम देखते हैं तो सूरत से होते हुए सूरत शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। आप विसर्जन या समुद्र में मिलती है तो आप खंबात की खाड़ी। नर्मदा की बात करी थी अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती की बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से पंजाकार क्षेत्र बन जाता है, तो इस प्रकार से फैल जाता है डेल्टा, जो कि एक समतल भूमि पर अपना जल समुद्र के लेवल में जाके मिलाती है और वहां पर इस प्रकार दलदल नुमा क्षेत्र या इस प्रकार से पंजाकार आकृति बन जाती है और अपना जल समुद्र में छोड़ देती है। और इसी की विपरीत हम एस्चुरी की बात करते हैं तो एस्चुरी दो बड़ी जल राशियों का आपस में टकराना हम उसे कह सकते हैं। सामने से समुद्र से आने वाले जो हम देखते हैं ज्वार, हाँ ज्वार, तो सामने समुद्र से ज्वार आते हैं उनके साथ एक बड़ी जल राशि आती है और इधर से हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी है जो अपना जल इधर से लेके जाती है। तो भ्रंश घाटी में बहने के कारण इनके जल की भी तीव्रता रहती है, तो ये भी इधर से स्पीड से जाती है, उधर से ज्वार के कारण जो बहुत बड़ी जल राशि इधर स्थल की ओर आती है और दोनों आपस में टकरा कर कुछ इस प्रकार से इधर से मान लो नर्मदा और ताप्ती का जल जा रहा है, सामने से समुद्र की ज्वार की लहरें आ रही है, तो यहाँ पर जो जल राशि टकराती है तो कुछ इस प्रकार एस्चुरी का निर्माण करती है। जल ऊपर उठता है, टकरा कर वापस समुद्र में गिरता है, तो उसे हम एक प्रकार से एस्चुरी कह सकते हैं, जैसे ज्वारनदमुख भी कहते हैं हिंदी में। ज्वारनदमुख, ज्वारनदमुख से आपको याद रह जाएगा कि ज्वार का मतलब ज्वार भाटा जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्वार मतलब वही एक समुद्र की बहुत बड़ी जल राशि का चक्रवात के कारण बहुत स्पीड से स्थल की ओर बढ़ना, और इधर से हमारी नदियों का ब्रज घाटियों में बहने के कारण अपने जल का समुद्र में विलय करने के लिए स्पीड से समुद्र की ओर बढ़ना। दोनों ही भारी मात्रा में जल राशि आपस में टकराती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद लगभग कहीं हम देखते हैं 10 से 15 फीट तक ऊपर उठ जाती है जल राशि टकराने के कारण। उसके बाद वापस से वो उसका पानी का समंदर में गिरना, यही एक एस्चुरी का निर्माण होता है जो कि यू आकार की इस प्रकार से होती है। तो हम बात करते हैं ताप्ती नदी की, तो इसकी सहायक की बात करते हैं हम। सहायक नदियां वही गिरना, बाघुर, बोरी और पूर्णा, इसकी सहायक नदियां हैं। बाघुर, बोरी और पूर्णा, और भी छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हमने गंगा को मतलब मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हमने मां नर्मदा को पढ़ा है।
नर्मदा में लगभग 41 छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लगभग उत्तर की ओर से 19 नदियां मिलती हैं, वहीं दक्षिण की ओर से 22 नदियां मिलती हैं। इस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर 207 नदियां मध्य प्रदेश में बहती है। उनमें से हम 10-12 जो प्रमुख नदियां हैं, जिन पे बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, मुख्य मुख्य परियोजनाएं हैं, उन नदियों को हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। बाकी जिनका अपवाह क्षेत्र छोटा है या इनकी सहायक नदियां हैं या जिनका अपन कहते हैं कृषि भूमि में योगदान कम है, छोटे क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है, उन पर कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है, तो ऐसी छोटी नदियों को हम नहीं देखेंगे। मतलब जो मुख्य नदियां हैं 15 से 20 या 30 नदियां से हम पकड़ सकते हैं, मुख्य मुख्य उन नदियों को हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर 207 ही नदियों को हम पढ़ने लग गए तो 207 लेक्चर बनाने पड़ेंगे। क्योंकि नदी को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके उद्गम स्थल से लगाकर वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो कहाँ अपना जल विसर्जित करती है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कितनी उसकी लंबाई है, कौन कौन से मतलब पर्वत पठार मैदानों से होकर गुजरती हैं, उसके अलावा उसके कौन कौन से पौराणिक नाम हैं, उसकी धार्मिक मान्यता क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें, उसकी सहायक नदियाँ वगैरह हमको देखना पड़ता है। तो यदि इस प्रकार से हम पर्टिकुलर हर एक नदी के लिए हम देखने लग गए 207 नदियों को, तो शायद हमको 200 लेक्चर नदियों के ऊपर ही बनाने पड़ जाएंगे। और किसी भी परीक्षा की दृष्टि से सारी नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 15 से 20 जो प्रमुख नदियां हैं उनका हमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और उन्हीं के माध्यम से हम अपने मतलब नदियों के इस टॉपिक को समझ सकते हैं। 7 पौराणिक कुंड भी हैं। ताप्ती नदी की हम बात कर रहे थे। ताप्ती, शनि, धर्म, नारद, नाग बाबा, पाप कुंड। पहला कुंड ताप्ती, दूसरा शनि, तीसरा नाग, चौथा नारद, नाग बाबा, उसके बाद नारद और पाप कुंड। ठीक है, तो ताप्ती, ताप्ती के नाम से स्वयं ताप्ती कुंड, शनि कुंड, नाग बाबा कुंड, धर्म कुंड 1 2 3 4 और पाप कुंड 2 कुंड। और कौन कौन से हैं अपने? सूर्य, ताप्ती, शनि, धर्म, नारद, अभी मैं नाम बोल रहा था नारद का, और एक स्वयं सूर्यपुत्री आपको कहा गया है, तो सूर्य को हम कैसे भूल सकते हैं। ये सभी 7 कुंड हैं जिनकी धार्मिक और पौराणिक मान्यता भी है इन 7 कुंडों की। इसके अलावा तो हमने देख लिए हैं शहर, मुल्ताई शहर, महाराष्ट्र का भुसावल, बुरहानपुर, नेपानगर, इस प्रकार से हमने देखा ही है। महाराष्ट्र का भुसावल, नेपानगर जो कि पड़ता है बुरहानपुर। ठीक है, नेपानगर, बुरहानपुर, गुजरात का सूरत हमने देखा ही है। खंडवा से निकलती है तो खंडवा को हम एक विकसित होते हुए नगर के रूप में देख ही रहे हैं। इस प्रकार से हमारे प्रमुख नगर हो जाते हैं। इसकी जल धारण क्षमता की बात करते हैं हम तो लगभग 46,340 लाख घन मीटर। तो ये एक अलग बात हो जाएगी वापस से, 86,340 लाख घन मीटर, क्योंकि सभी नदियों का इस प्रकार से डाटा देखना, जल धारण क्षमता, क्योंकि फिक्स इसको कोई आंका नहीं जा सकता है, कम ज्यादा ये होता रहता है। हाँ, इससे सिंचित क्षेत्र को हम देख सकते हैं सभी नदियों में, जिसको हम याद भी रख सकते हैं एक अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर। तो ताप्ती नदी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे बेतवा नदी या बेतरवती की, तो इस नदी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। बेतवा और शिप्रा नदी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार से हम 2-2 नदियों को करके 6 से 8 नदियां जो प्रमुख है उनको देखेंगे, प्लस 8 से 10 नदियां जो भी है छोटी नदियां जो उनकी सहायक नदियां हैं, जिनकी प्रदेश स्तर पर भी मतलब अच्छी योगदान रहा है प्रदेश स्तर पर उनका,
और उनकी पौराणिक मान्यता वगैरह जो भी थोड़ी है उन नदियों को भी हम देख लेंगे। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।